हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम नितिन सांगवान सर की जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के उनके नोट्स थे उसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। देखिए अब इसमें एक स्टोरी की तरह ही हम कर रहे थे और स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि कुछ दूसरे अर्ली पॉलिटिकल डेवलपमेंट और कांग्रेस के बारे में। तो देखिए जो सोशल बेस था कांग्रेस का वो यहाँ पे अब मेट्रोपॉलिटन एरियाज से आगे बढ़कर अब गांव दूर दराज रूरल एरियाज में पहुंचने लगा था और एक काफी अच्छा तरीका था जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सकती थी। ये भी कहा गया कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद जब आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, सोशल मूवमेंट से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। चलिए ठीक है। तो आगे और ऑर्गेनाइजेशन को अपने मजबूत बनाने के लिए, कोहेजन का मतलब स्ट्रेंथ करने के लिए पटेल ने एक प्रोविजन डाली। ठीक है, पटेल साहब ने क्या प्रोविजन डाली जरा यहाँ पर समझिएगा। इन्होंने कहा कि कोई भी इंसान जो कि मेंबर होगा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जिसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंबर नहीं बन पाएगा यहाँ पे कांग्रेस का। हालांकि पहले ये अलाउ था, है ना, तो आपने देखा होगा इन केस ऑफ कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के केसेस में, लेकिन अब इन्होंने ये मना कर दिया था। अब इस बारे में थोड़ा आगे इस बारे में और बात करेंगे। तो रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि जो भाई सोशलिस्ट थी, कांग्रेस सोशलिस्ट थी, यहाँ पे इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। ठीक है, ये कह के कि ये तो एक सिर्फ बॉर्जियोस जो है अटेम्प्ट है कि मतलब मिडिल क्लास को या खुश करने का यहाँ पे अटेम्प्ट है, ये मूव है एक तरीके से, और बेस जो है वो कांग्रेस का अब ये ब्रॉड नहीं रह गया जैसे कि पहले था, इतना ब्रॉड नहीं रह गया। खैर, नेहरू ने काफी कोशिश करी, काफी कदम उठाए कि इन सबको वापस लाया जाए, बट इवन कांग्रेस ने खुद को रिटेन कर लिया था यहाँ पे, अपनी जो लेफ्ट से लेके अब सेंटर अप्रोच में वो आ गई थी। स्टिल अभी भी कांग्रेस जो है वो लार्जली जो है वो अपने डेमोक्रेटिक ही थी और पार्टी मेंबर्स के जो थॉट थे, व्यू थे, वो आपको एआईसीसी की जो मीटिंग्स हैं वहां पे देखने को मिलते भी हैं। खैर, नेहरू ने ये चीज समझी कि वो यहाँ पे एक साथ दो रोल्स के साथ सही से नहीं निभा पाएंगे, एक वक्त में दो रोल नहीं निभा पाएंगे, और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस से खुद को रिजाइनेशन दे दिया, कांग्रेस से रिजाइन कर दिया इन्होंने। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ना ये, तो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से इन्होंने रिजाइन कर दिया। और साथ में इसके बाद क्या हुआ कि जे.बी. कृपलानी साहब जो हैं इनको प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया इनकी जगह पे। अब कृपलानी साहब ने क्या करा, जे.बी. कृपलानी साहब ने डिमांड करा डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डिस्कस विद पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि मतलब जो सरकार के डिसीजन होंगे उनको यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी डिस्कस करने चाहिए। हालांकि नेहरू और पटेल साहब दोनों ने ही इसे कहा कि भाई देखो ये अनरियलिस्टिक है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि भैया एग्जीक्यूटिव तो काम करता है यहाँ पे प्रिंसिपल्स में कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, है ना। और यहाँ पे भाई, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ लेजिस्लेचर को, तो यहाँ पे अगर डिस्कस करने बैठ जाओगे तो ये दो चीजें तो एकदम जो अलग अलग हैं वो एकदम ही बिल्कुल मिल सी जाएंगी, ये तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। कृपलानी साहब ने इस इशू के ऊपर दे दिया रेजिग्नेशन, और भाई यहाँ पे ये इशू दबा नहीं, ये इशू एक बार फिर से सामने उभर के आया जब पुरुषोत्तम दास टंडन जी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे, इनके जो थॉट्स थे यहाँ पे नेहरू जी के साथ काफी डिफरेंस रखते थे, काफी डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, क्योंकि इनका कंजर्वेटिव एटीट्यूड था। इस एटीट्यूड को लेके इनके नेहरू जी के साथ कुछ बातें नहीं बनती थी। अब क्या हुआ कि भाई कृपलानी और जे.बी. कृपलानी साहब और कुछ दूसरे लोग ने भी पार्टी को छोड़ दिया, सेम टाइम में सबने छोड़ छाड़ दिया। और क्योंकि टंडन जी के बीच में और नेहरू जी के बीच में यहाँ पे टसल चल रही थी, देखिए कन्फ्लिक्ट चीजें चल रही थी, टंडन ने भी भाई रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि नेहरू जी उस समय भैया पूरा महात्मा गांधी का सपोर्ट भी था उनके साथ, और वो थोड़ा सा उनका दबदबा भी ज्यादा था, तो इस वजह से इसके चलते टंडन जी को पार्टी से करना पड़ा रिजाइन, और फिर से एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के निकल के आए जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए, चीजें कुछ इस तरह से थी कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो नेहरू का जो पार्टी कैडर था वो कभी भी उस तरफ नहीं चला जो नेहरू का विजन था, नेहरू साहब का थॉट थे। और यही एक वजह थी कि जो पार्टी के मेंबर्स थे वो अपना जो बेस था, अपना जो ग्राउंड था, उससे लगे हुए नहीं थे, है ना। अब यही होता है कि जो उच्च लीडर है, अगर आप उसी के थॉट के हिसाब से नहीं चल पा रहे, उसके विजन के साइड पे नहीं चल पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप मेन जो पार्टी का उद्देश्य है उस तरफ नहीं चल पा रहे हो। उसके साथ कुछ सोशलिस्ट जैसे कि आपका जयप्रकाश नारायण हो गए, ये सब भी चले गए थे। तो इसकी वजह से भी बहुत जो रेडिकल फोर्सेस थी वो यहाँ पे कमजोर पड़ गई थी पार्टी के अंदर, और इन्होंने कोई इच्छा भी नहीं शो करी टू साइड विद द कांग्रेस। हालांकि बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए बार बार नेहरू जी के द्वारा, और फाइनली ये दोनों खैर अलग हो ही गए। नेहरू ने क्या करा, कोशिश करी कि फिर से सोशलिज्म को जो है इस पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर डाला जाए, है ना, खुद से डाला जाए। कैसे? बहुत सारी चीजें करके, जैसे कि इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, इन्होंने प्लान डेवलपमेंट करा, उसके साथ इन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह करी, किसी तरह से इस पार्टी में सोशलिज्म आ जाए। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई पार्टी जो है वो एक तरीके से स्पॉइल हो गई थी, बाद में नहीं हो पाए थे चीजें, और पार्टी जो है हंगर की पावर, भाई पावर की हंगर से कि भाई पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए, इस भूख से, फैक्शनिज्म से, नेपोटिज्म वगैरह से काफी ज्यादा ये था कि भाई काफी स्पॉइल हो चुकी है। देखिए भाई अब वही राजा का बेटा राजा बनेगा वाला सीन हो रहा था। खैर, तो अब होता क्या है, जब कोई चीज डिक्लाइन होती है, पतन की तरफ बढ़ती है, तो कैसे दिखती है? यहाँ पे भी पहले साइंस दिखने लग गए इस पार्टी के लॉस के, जो कि 3 लोकसभा बाय इलेक्शंस में 1963 में देखने को मिले। रिजल्ट के तौर पे नेहरू ने एक लास्ट जो है आप कह सकते हो एक एफर्ट लगाया कि भैया कैसे पार्टी को मजबूत करें इंटरनली। तो इन्होंने मदद ली इसमें के कामराज साहब की। अब के कामराज कौन थे? के कामराज थे चीफ मिनिस्टर मद्रास के। इनकी मदद ली कि भैया किस तरह से हम पार्टी को और मजबूत बना सकते हैं, और इसके साथ एक प्लान के साथ निकल के आए। प्लान का नाम था के कामराज प्लान, ठीक है। ये निकल के आया, ये बात कुछ अगस्त 1963 की है कि भैया इस प्लान के हिसाब से हम कुछ नई लाइफ पार्टी में डालेंगे, जान डालेंगे, और फिर से जो हमारा पार्टी और सरकार के बीच का जो बैलेंस है उसे बना के चलेंगे। प्लान का उद्देश्य क्या था? प्लान ये उद्देश्य था कि भैया ये स्ट्रेस डालना था कि जो लीडिंग कांग्रेसमैन है, जो जाने माने कांग्रेसमैन है, जो कि अच्छी अच्छी पोजीशन में है सरकार के अंदर, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इनको अपनी मर्जी से रिजाइन कर देना चाहिए, और उसकी जगह इनको ये सब पोस्ट संभालने की बजाय इनको फोकस डालना चाहिए कि किस तरीके से हम ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्ट है जो पार्टी का, उससे मजबूत बनाए। अब नेहरू साहब को यहाँ पे अथॉरिटी दे दी गई कि आप डिसाइड करिए कि किसको रेजिग्नेशन देना चाहिए, किसका रेजिग्नेशन आप एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है पार्टी को जो है क्लीन वगैरह करेंगे। अब कांग्रेसमैन का इसमें रिस्पांस बहुत ज्यादा था, सब बड़े ही ज्यादा खुश थे, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स ने ऑफर करा अपना अपना रेजिग्नेशन कि भैया ले लीजिए। और इनमें से आपको पता है आउट ऑफ विच रेजिग्नेशन करीब 6 कैबिनेट मिनिस्टर का, जिनका नाम बाबू जगजीवन राम था, लाल बहादुर शास्त्री साहब, मोरारजी देसाई, एस.के. पटेल वगैरह, एंड साथ में 6 और चीफ मिनिस्टर्स वगैरह ने यहाँ पे रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया। अब हालांकि जो डिसीजन था वो काफी लेट आया, और नेहरू की तबीयत वगैरह भी खराब हो गई थी, और इसकी वजह से भी क्या हुआ कि यहाँ जो सारे कांग्रेसमैन थे जिनको यहाँ रिलीव करा गया था, रिजाइन करे थे, जिनको कोई काम दिया नहीं गया, अब यहाँ से भी रिजाइन हो गए, बेचारे रिलीव हो गए, और जो है इनको कोई काम भी नहीं मिला कि किस तरीके से भाई आप पार्टी को और मजबूत कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट कामराज, जिनको पार्टी का उस समय प्रेसिडेंट बना दिया गया था, बस कामराज जी को यहाँ पे काम मिल पाया। अब इन्होंने यहाँ पे भाई पॉलिटिकल जो इनका मूड भी खराब हो गया था इस सब चीजों को लेके, और कांग्रेस जो है वो लगातार अगर कहें ना वो काफी ऑब्सेस थी कि ओ माय गॉड मेरे पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मेरे पास तो इतना जाना माना नाम है, ठीक है। तो इस लेकिन ओवरऑल जो पार्टी था, पार्टी का जो मोराल था वो कम ही रहा, तो ये कोई दिक्कतें आई। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS। एंड इफ यू वांट टू watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. Along with this, if you want to go for one daily real question, you can follow us on Instagram.
and for PDFs on Telegram. And if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks also, and you can support me in my work also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.